हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी के जीके वाला में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार विद्युत विभाग एएलपी सीबीटी एवं अन्य इलेक्ट्रीशियन एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंसेंट्रिक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या होती है? ल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या होती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी नियमन, दक्षता तथा तापमान की जानकारी देता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक टू बैक टेस्ट किया जाता है, जिसमें नियमन, दक्षता और तापमान की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, गर्म गर्म जल करने के साथ यानी कि गीजर, विद्युत इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर सभी डैश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल फेज वाले मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? तो किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प को चुनें। तो इस पहला कथन है, सर्च टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी का टंकन प्रभाव को कम करना है। तो ये तो सही जवाब है, सही कथन है। अगला देखते हैं। अगला कथन है, पेन स्टोक प्रवेश क्रिया और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने की एक नली प्रणाली है। तो ये भी सही जवाब है, यानी कि दोनों सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच डैश से जुड़ा होता है? तो किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका भी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिसका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है? और तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो तरफा स्विच यानी कि दो टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है सीढ़ी घर वायरिंग के लिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है मैग्नेट्रॉन जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में फेज वोल्टेज बराबर होती है जहां VL लाइन वोल्टेज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन वोल्टेज बटा √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव पिच 2 है तो स्लॉट की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्रुवों की संख्या इंटू ध्रुव पिच यानी कि 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्सलिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदर्श ट्रांसफार्मर की जो प्रतिशत हानि होती है वो 0% होती है। ऑप्शन नंबर ए डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 0% होता है। अगला प्रश्न है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व में मान क्रमशः 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है। यदि युग्मन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5 हो तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मिली हेनरी हो जाएगा। इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रहा है तो लोड बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो लोड बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आर्मेचर धारा बढ़ेगा और पावर फैक्टर कम होगा। अगला प्रश्न है, लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट तक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक सेकंड सॉरी, इसका जो सही जवाब इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 100 के भी से अधिक होगा। 100 के भी से अधिक होगा। इसका डी जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
फीडर साइज मुख्य रूप से डैश पर आधारित होता है, यानी किस पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोड करंट पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एस्थेटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है, यानी कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है? हंटिंग का कारण नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील आवृत्ति के कारण हंटिंग नहीं होता है। परिवर्तनशील भार के कारण हंटिंग होता है, परिवर्तन पदाय विभव के कारण होता है, वायु घर्षण के कारण होता है, लेकिन परिवर्तनीय आवृत्ति के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जब एक शहर से दूर कई क्षेत्र यानी कि बाहरी इलाका में रिसीविंग स्टेशनों से लाइन द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10, यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति कितनी होगी? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसका 50 का 85 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो सही जवाब हो जाएगा, अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात, यानी कि अधिकतम लोड बटा जुड़े हुए लोड का अनुपात से जो है वो मांग गुणांक को परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 kWh प्रति वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति kWh है तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? तो दोस्तों पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 680 रुपया ही होगा। अगला प्रश्न है, वो ट्रांसफार्मर जिनमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो एक बक कन्वर्टर का उपयोग जो है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े हुए लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होगी? तो सीरीज में दोस्तों एक ही स्विच की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सीरीज में एक ही स्विच की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? तो सब स्टेशन में क्या नहीं पाया जाता है? तो एक्साइटर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्साइटर सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS तथा उसका परिवर्तन गुणांक K है, द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकारी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RS बटा यानी कि सेकेंडरी का रजिस्टेंस बटा K स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, RS बटा K स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो CFL का औसत कार्यकाल जो है वो 60 घंटे होता है। एक सेकेंड, इसका सही जवाब है वो हो जाएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब है 8000 घंटे होता है। ऑप्शन नंबर सी 8000 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर्स का अधिकतम आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पावर किलो जो है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की आपूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं लोड शेडिंग करते हैं, यानी कि लोड को शेडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी 4 ध्रुव मोटर का विद्युतीय डिग्री कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है पोल इंटू 360/2। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 720। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न है, 2 ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शर्त है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है, किस लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन है? तो वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन है? तो क्लिट वायरिंग है, जो शादी विवाह में और अन्य पार्टी में मतलब टेम्प्रोरी, जो मतलब 24 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए मतलब टेम्प्रोरी जो होता है उसको हम क्लिट वायरिंग बोलते हैं। तो इसका जो है वो ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिससे पुरुषों द्वारा कुंडली को लघुपतित करने के समय कुंडली में धारा का दिशा बदल जाता हो उसको हम बोलते हैं क्या कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य ध्रुव डी हो तो उसके मध्य बल होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि 1/d² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जनरेटिंग प्लॉट में लोड फैक्टर किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एक सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औसत मांग बटा अधिकतम मांग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% और विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाएं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी छत के पंखे के परिपथ में नियंत्रण यानी कि रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंखे में वोल्टेज को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पंखे पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ईएलसीबी का उपयोग विशेषकर डैश अवस्था में स्रोत को भी संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो ईएलसीबी का उपयोग जो है वो अर्थ दोष के मामले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उपयोग ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर डैश में निर्धारित किया जाता है। अल्टरनेटर को किस में रेटिंग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवीए में किया जाता है। बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्रेरण जनरेटर में कार्य में स्लिप होगी कितना होगा? एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्य करते समय ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एडी करंट की एक कमी है। तो एडी करंट की एक कमी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही जाएगा वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। अगला प्रश्न है उच्च गति प्रत्यावर्तित के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो उच्च गति पर चलने के लिए हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर प्रयोग करते हैं। इसका जो है वो डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करनी है? तो इसका सही जवाब है हो जाएगा सी हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है एक 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है। एक महीने में कितने विद्युत इकाइयों की खपत होगी यदि एक महीना 30 दिन मानते हुए? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 540 वाट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है kWh/1000। इस पर सॉल्व कीजिएगा तो 540 आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।